हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना इंट्रोडक्शन टू इंडेज का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर क्या क्या है, छोटा सा टॉपिक था जहां पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेज की हमने बात करी थी। ठीक है, तो आज हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले एक बार लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा दूंगा, जिसमें मुझे लगेंगे लगभग 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, मैं सिर्फ बोलता चला जाऊंगा फास्ट। ठीक है, आपको मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनता चला जाना है, फोकस के साथ मेरी बात सुनना। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंडेज। इसमें मैंने आपसे कहा था कि जिस बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो आपके क्या होते हैं, इंडेज होते हैं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो अलग अलग चीजों के ट्रीटमेंट्स को बताते हैं, इवेंट्स के ट्रीटमेंट को बताते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड होनी है उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी हाउ इंडेज कम्स टू इंडिया, इंडेज इंडिया में किस तरीके से आए। तो उसमें हमने बात करी थी कि इंडिया के नहीं है, ये बाहर से आईएफआरएस और आईएएस है, उनको इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट करा गया। कन्वर्ट करने के बाद जो रिवाइज वर्जन निकल कर आया जिसमें फेरबदल करा हमने, उसको हमने कह दिया ये इंडेस है। उसको लीगल नाम देने के लिए इंडेस रूल्स 2015 गवर्नमेंट लेके आई, तो उसको नोटिफाई कर दिया गया कि भाई साहब आज से जो है ये एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है वो आगे देखेंगे। उसके बाद में हमने बात करी कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी। तो हमने दो स्ट्रेटेजी की बात करी, एक तो एडॉप्शन स्ट्रेटेजी और एक कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी। एडॉप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया था कि एडॉप्शन स्ट्रेटेजी में हम कॉपी पेस्ट करके चीजों को अप्लाई करते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था पाकिस्तान का। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया है, एडॉप्शन स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है, कॉपी पेस्ट करके आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई कर दिया। हमने क्या करा है, हमने कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है, मतलब हमने कॉपी पेस्ट करके अप्लाई नहीं किया, आंख बंद करके अप्लाई नहीं किया। हमने आईएफआरएस को पकड़ा, उसमें जो भी चेंजेस हमें लगे वो करने के बाद में अपने पास में इंडिया में अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमने दो स्ट्रेटेजी पढ़ी। उसके बाद में हमने बात करी थी नीड ऑफ इंडेज, हमें इंडेज की जरूरत क्यों है। तो इंडेज की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि बड़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो जिनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं देता है, लेकिन इंडेज उन चीजों का ट्रीटमेंट बताता है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था बहुत पुराने बने हुए हैं, तब वो चीजें नहीं चलती थी जो आज की डेट में ट्रांजेक्शन जिस तरह की होती है, पहले इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं हुआ करती थी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी उनके ट्रीटमेंट नहीं थे। तो कुल मिलाकर मैंने आपसे ये बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज की न्यू जमाने के हिसाब से अगर बात करें तो ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे लिए इंडेज की जरूरत है, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, जिसके बारे में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करते हैं। एम्बेडेड कोई भी फॉरेन करेंसी लोन में कोई भी डेरिवेटिव एम्बेडेड होता है, उसके बारे में बात करी थी। इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमने लोन लिया है लेकिन प्रीपेमेंट पे आपका चार्जेस नहीं लगेंगे, कभी भी आप प्रीपेमेंट कर सकते हो, उसका हमने एक ऑप्शन दे दिया, उसके बदले इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को किस तरीके से डील करेंगे, ये चीज इंडेज बात करता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात नहीं करता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन मर्जर्स वगैरह भी, जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आप पढ़कर आए थे कि भाई सिंपल सिंपल मर्जर्स हो जाते हैं, सिंपल सिंपल अमलगमेशन हो जाता है। इस तरीके से आपके आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निकल सिचुएशन बताई थी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कि भाई ए लिमिटेड और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड है। ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अपनी ही एक सब्सिडरी अपनी ही दूसरी सब्सिडरी को बेच दी। तो इस तरह की अगर जहां पे कॉमन मैनेजमेंट में ट्रांजेक्शन होती है तो इसको किस तरीके से करेंगे। और इसके अलावा भी रिवर्स एक्विजिशंस वगैरह के केसेस होते हैं जो हम इंडेस 103 में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह थी कि कुछ तरह की ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 14 डील नहीं करता है, लेकिन इंडेस 103 उसको हमें बताता है, तो इंडेस की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि रेवेन्यू अरेंजमेंट्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई साहब आपका जैसे डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह कंपनीज इशू करती हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स इशू करती हैं। तो अब लॉयल्टी प्रोग्राम देने के बाद में, लॉयल्टी पॉइंट्स देने के बाद में, लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर रहा है सामने वाला कस्टमर, उसके बदले गुड्स लेके जा रहा है, तो पैसा तो आ नहीं रहा, तो यहां पर रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। इन चीजों का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताते हैं, दैट्स व्हाई हमें इंडेस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोविजंस वगैरह है, बहुत सारी चीजें टैक्सेशंस में भी ऐसी आ गई हैं जिनकी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बने थे तब नहीं होते थे, आज की डेट में वो चीजें हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इंडेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडेस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी लॉ होता है तो वहां पर भी क्या होता है कि आपका चैप्टर्स वाइज बटा हुआ होता है लॉ, कि भाई साहब आपका सेक्शन 2 में जो है आपका बात होगी डेफिनेशंस की, उसके बाद में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजें बताई गई होंगी, पीनल प्रोविजंस वगैरह बताए गए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो इंडेस है उसका भी एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात आती है उसमें ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी इंडेस होगा सबसे पहले वो अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा। भाई मैं क्या बताऊंगा आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव की क्या, क्यों आया, मेन पर्पस क्या है इस इंडेस का आने का। उसके बाद में हम बात करेंगे स्कोप, कि ये इंडेस कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, स्कोप की बात होगी। उसके बाद में हम डेफिनेशंस की बात करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड्स इस इंडेस में यूज होने वाला है तो उस पर्टिकुलर वर्ड का इंडेस क्या मीनिंग निकाल कर बोलता है, डिफाइन किस तरीके से करता है। तो सारी डेफिनेशंस आपको जो है इंडेस बताता है कि भाई जब जब मैं ये वर्ड यूज करूं तो उस वर्ड का ये मतलब आप निकाल के चलना। ठीक है, तो वो चीजें आपकी डेफिनेशंस में आती है, लाइक किसी भी लॉ में आप जैसे पढ़ते होगे।
कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको बोला था सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी इंडेक्स का। यहाँ पे आपके सारे मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, मेजरमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल होते हैं कि भाई इस लाइबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, कब डी रिकॉग्नाइज करना है, व्हाट इफ वाली चीजें आती हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें कहां लिखी होती है आपका कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड में। उसके बाद में हमने बात करी थी डिस्क्लोजर्स की, बात करी थी कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको देनी होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस में हमने सबसे पहले बोला था इंडियन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, एनबीएफसीज पर एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स पर एप्लीकेबल होता है। जिसमें हमने सबसे पहली बात करी थी कि भाई साहब आपकी अगर नॉर्मल कंपनी है अदर देन एनबीएफसी, उसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई होगा। तो उसमें हमने फेज 1 और फेज 2 की बात करी। फेज 1 की हमने बात करी थी 1 अप्रैल 2016 से। तो उसमें हमने सबसे पहले बोला था कि अगर आपकी कोई भी कंपनी है वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है 31 मार्च 2014, 15 या 16 किसी भी एक साल में, तो उसको 1 अप्रैल 2016 से इंडेस अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में हमने बोला था कि अगर उस कंपनी पर इंडेस एप्लीकेबल होगा तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पर भी इंडेस अप्लाई हो जाएंगे, बट फेलो सब्सिडरी, एनबीएफसी और फॉरेन कंपनी पर इंडेस अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद में हमने बड़े सारे एग्जांपल देखे थे, मुझे लगता है इसको देखने की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद में हमने बात करी थी फेज 2। फेज 2 में हमने बोला था कि फेज 2 आपका आएगा 1 अप्रैल 2017 से। उसके बाद हमने बोला कि फेज 2 में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर तो एनी हाउ इंडेस एप्लीकेबल होगा ही होगा, भले ही उनकी नेटवर्थ नेगेटिव ही क्यों ना चली गई हो। उसके बाद में हमने बोला अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा। तो उसके बाद हमने बोला कि अनलिस्टेड कंपनी अगर उसकी 250 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ है, कब, 31 मार्च 2014, 15, 16 या 17 किसी भी एक डेट पर अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी के ऊपर 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड इंडेस अप्लाई हो जाएंगे और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पर अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन फेलो सब्सिडरी, एनबीएफसी और फॉरेन कंपनी पर इंडेस अप्लाई नहीं होंगे। बात समझ में आती है। इसके बाद भी हमने बड़े सारे एग्जांपल्स देखे थे, मुझे लगता है इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से मैंने बता दिया। उसके बाद में हमने एक रूल बना दिया था कि भाई साहब कुल मिलाकर ये जो एग्जांपल थे ना आपके 18, 19, 19, 20, 20, 21 वाला, इसको मैंने बड़ा डिटेल में बताने के बाद में कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है, उसको डिटेल में बताने के बाद में मैंने आपको एक रूल बता दिया था, ये काम का है कि अगर आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी है फाइनेंशियल एक्स वाई की, तो आपको नेटवर्क देखना है 31 मार्च 2000 एक्स में अगर 250 करोड़ से ऊपर है नेटवर्क तो आपका फाइनेंशियल एक्स वाई में इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद में हमने की मैटर्स ऑन ट्रांजेक्शन पढ़े थे। हमने कहा था कि आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल 24-25 के लिए इंडेस एप्लीकेबल है तो आपको 23-24 का कंपैरेटिव इंडेस के हिसाब से देना पड़ेगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडेस हमने बोला था कि आपका बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से इंडेस एप्लीकेबल होंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को इंडेस एप्लीकेबल हुए तो आप 24-25 का तो आप बनाओगे, 23-24 का भी आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आती है। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन आपको करनी है, आपने चाहे वॉलंटरी अप्लाई करे हो अपने ऊपर इंडेस या फिर मैंडेटरी आपके ऊपर अप्लाई करे गए हो, आपको एनी हाउ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, आप स्टेप बैक नहीं ले सकते हो। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवरसीज वगैरह किस तरीके से होती है, ठीक है। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि पेरेंट आपका इंडियन है तो पेरेंट तो इंडिया अप्लाई कर देगा, लेकिन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर अगर आपका बाहर है तो उसके ऊपर इंडिया अप्लाई नहीं होंगे। उसमें हमने फिर बोला कि सीएफएस कैसे बनेगी, तो सीएफएस ऐसे बनेगी, आप सब्सिडरी से बोलोगे कि भाई सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट बनाकर मुझे इंडिया के हिसाब से दे एक और, ताकि मैं सीएफएस बना सकूं। सेकंड केस में हमने बोला पेरेंट अगर ओवरसीज में है और सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर अगर आपका इंडिया में है तो किस तरीके से इंडिया अप्लाई होंगे। तो यहां पर सीएफएस तो हमने बोला था नॉट एप्लीकेबल है, तो जो आपका पेरेंट है उसके ऊपर इंडिया लगेंगे नहीं क्योंकि वो फॉरेन में है। जो सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर आपका इंडिया में है उसके ऊपर इंडिया अप्लाई हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कि अगर वो रोड मैप पे कवर हो रही है तो। उसके बाद में हमने बोला था कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अप्लाई होगा इंडेस और सीएफएस पर भी अप्लाई होगा। अगर एक कंपनी के ऊपर इंडेस अप्लाई हो गया है तो उसकी सीएफएस पर भी अप्लाई होगा, कंसोलिडेशन बनाने पर भी होगा और स्टैंड अलोन पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद में हमने देखा था मीनिंग ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का हमने मतलब बताया था आपको ईएससी प्लस पीएससी प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ईसॉप रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व, लेकिन उसमें फ्री रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कुछ है तो आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेटवर्थ। फिर हमने बोला था कि भाई साहब नेटवर्थ आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लेनी है कि स्टैंड अलोन, तो हमने बोला था स्टैंड अलोन के हिसाब से लेनी है। उसके बाद में हमने बोला एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी के ऊपर 1 अप्रैल 2018 से इंडिया अप्लाई होते हैं, सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है। 500 करोड़ की नेटवर्थ से ज्यादा अगर है आपकी 31 मार्च 2016, 17, 18 किसी भी एक दिन तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पर अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन फॉरेन कंपनी और फेलो सब्सिडरी पर इंडिया अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद में हमने फेज 2 देखा। फेज 2 आपका कब आया, 1 अप्रैल 2019 में, ठीक है।
फेज 2 1 अप्रैल 2019 में आया, उसमें हमने बोला सारी लिस्टेड एनबीएफसीज पर अप्लाई हो जाएगा, और जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं जिनकी 250 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ है, 31 मार्च 2016, 17, 18 या 19, चौथा साल भी हमने यहाँ पे कहा था कि ऐड कर दिया, क्योंकि एक साल और आगे बढ़ चुकी है दुनिया, ठीक है। और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पर भी इंडेस अप्लाई होगा, लेकिन फेलो सब्सिडरी और फॉरेन कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल्स में कवर नहीं करूंगा, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। फिर हमने बोला बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो हमने कहा अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, और ये वॉलंटरी भी अप्लाई नहीं कर सकती है कि जो जोश में आया कि अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद में हमने बोला म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर 1 अप्रैल 2023 से इंडेस अप्लाई हो गए, क्राइटेरिया वगैरह क्या है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं।